हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की और ये टॉपिक रहने वाला है आपके पास डिसइंफेक्टेंट रेट। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था डिसइंफेक्शन के बारे में कि सर डिसइंफेक्शन क्या होता है और डिसइंफेक्टेंट क्या है। तो इन दोनों को हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था। आज हम देखेंगे डिसइंफेक्टेंट रेट के बारे में। तो इसको हमने एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करना है। तो समझिएगा, मैंने क्या किया है सर, वाई एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म से डिनोट किया है और जो मेरे एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया है और यहाँ पे जो आपका टाइम होगा वो आपका डेज में भी हो सकता है और जो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो आपके एक्स एक्सिस पे है। क्लियर है। और जो भी आपने यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट डाला होगा अपने सैंपल में वो आपका क्लोरीन होगा और क्लोरीन भी किसकी फॉर्म में, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या करता है आपके पास, टू किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जैसे ही आपका इनिशियली स्टेज पे जब वाटर होगा तो उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे। जब उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे तो उसको मैं किस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, एन से, खाली एन से रिप्रेजेंट करूंगा। बट सर जब इनिशियली स्टेज होगी तो उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलूंगा मैं, एन नॉट बोलूंगा। क्लियर है, एन नॉट। तो जैसे ही सर आपने अपने वाटर्स के अंदर क्या ऐड किया, क्लोरीन ऐड किया, तो क्या होने लग गया, आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डीकंपोज होने लग गए हैं धीरे धीरे। ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया यानी कि टी टाइम 0 पे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या थे, मैक्सिमम थे। जितनी पॉसिबिलिटी आपके वाटर सैंपल में बन सकती थी उतनी पॉसिबिलिटी रही नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की। बट जैसे ही आपने उसके अंदर क्लोरीन ऐड किया तो धीरे धीरे आपके पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का क्या होना शुरू हो गया, डीकंपोजिशन होना शुरू हो गया। क्लियर है। और अब एक टाइम ऐसा आया टी टाइम कि उस टी टाइम में भी आपके कुछ ना कुछ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, दैट इज एनटी बोला जाएगा जिनको। क्लियर है। तो यहां पे अगर मैं एन नॉट की बात करता हूं तो एन नॉट क्या है आपके पास, इनिशियली नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये है इनिशियली नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है। अगर मैं दूसरी बात करता हूं सर एनटी, तो एनटी क्या है हमारे पास, एनटी है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। क्लियर है। अब यहां पे कंसेप्ट निकल के आता है, क्या सर आप यहां से परसेंटेज ऑफ रिमूवल निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट आपका नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिमूव हुआ। यस निकाल सकते। आप क्या करोगे, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं परसेंटेज ऑफ रिमूवल। तो परसेंटेज ऑफ रिमूवल आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज एन नॉट माइनस एन टी डिवाइडेड बाय एन नॉट, डिवाइडेड बाय एन नॉट इंटू 100। क्लियर है। तो यहां से निकल गया आपके पास परसेंटेज ऑफ रिमूवल। कई बुकों में इसको लॉग की टर्म में भी दिया गया है, तो जिसको लॉग की टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिएगा। इस लिखते हैं परसेंटेज ऑफ रिमूवल, परसेंटेज ऑफ रिमूवल को लिख सकते हैं log 10 रिमूवल, नेचुरल log 10 रिमूवल इज इक्वल टू log 10 एन नॉट माइनस log 10, एक एन नॉट इनिशियली है और टी टाइम में क्या है, एन टी है। क्लियर है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो आ गया आपके पास यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिमूवल और आपके पास log 10 के आधार पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस ये उठता है कि सर ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किसी ना किसी ने तो दी होगी। तो यहाँ पे दो लोग ने काम किया, एक थे चिक्स साहब जी और दूसरे थे वाटसन साहब जी। तो पहले हम बात करेंगे चिक्स साहब की। जो चिक्स ने कहा था, चिक्स ने ये बात बोली थी कि बीओडी की जो सॉरी यहां पे चिक्स ने क्या कहा था कि जो भी आपके पास बैक्टीरिया है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, घट रही है। ये कहा चिक्स ने। बट वाटसन ने क्या बोला कि भाई ये बात तो सही है तेरी कि कंसंट्रेशन घट रही है टाइम के साथ, किसकी, बैक्टीरिया की। बट उसने ये भी कहा वाटसन ने कि डिसइंफेक्टेंट को ऐड करने से भी क्या हो रहा है, टाइम के साथ घट रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब इनिशियली स्टेज में था तो हमने क्लोरीन ऐड किया होगा, जब क्लोरीन ऐड किया होगा तो एक स्टेज ऐसा आया होगा कि क्लोरीन क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो ये बात किसने कही, आपके वाटसन साहब ने कही है। तो पहले हम किसकी बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू चिक्स लॉ की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू चिक्स लॉ, तो अकॉर्डिंग
टू चिक्स लॉ। चिक्स लॉ ने एक स्टेटमेंट दी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, या लिख सकते हैं हम, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया is proportional to the bacteria remaining at time t। क्लियर है? तो इसका कहने का मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया यानी कि dn बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके थे आपके पास इज nt के। क्लियर है? nt के, ये बोला था किसने, आपका चिक्स लॉ ने। तो क्या मैं इसको और फॉर्म कर सकता हूं? यस। तो मुझे किसके टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है? टी टाइम के। तो टी टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, dnt डिवाइडेड बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt। क्लियर है? तो आपके पास ये हो गया है। तो क्या मैं ये कांस्टेंट का साइन, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा सकता हूं? बिल्कुल हटा सकते हैं सर, क्योंकि जो आपका ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली कर्व है। एक्सपोनेंशियली कर्व मींस कि टाइम के साथ साथ आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। जब टाइम के साथ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं dnt इज dt इज कांस्टेंट का साइन माइनस क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म क्या हो रहे हैं आपके, डिक्रीज हो रहे हैं, दैट इज knt। क्लियर है? तो क्या मैं इसका डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका हम? तो इंटीग्रेशन करके देखते हैं। तो यहां पे कर दिया हमने। तो जब ये किया हमने तो हमारे पास क्या बन के आएगा, आपके पास ये आ जाएगा नेचुरल लॉग nt। नेचुरल लॉग क्या आ जाएगा, nt इज इक्वल टू माइनस kt प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर है? इसको हम फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये nt है, अब हम यहाँ पे क्या लगाने की कोशिश करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाने की कोशिश करते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है, तो बाउंड्री कंडीशन आपके पास बोलती है दैट इज कि t विद रिस्पेक्ट, जब t आपके पास 0 था तो nt किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास n0 के इक्वल हो जाएगा। ये क्या लगा दिया हमने, बाउंड्री कंडीशन। देखो हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई कि t जब आपके पास 0 था तो n0 था, जब t टाइम था तो nt किसके इक्वल हो जाएगा, n0 के इक्वल हो जाएगा। n0 किसके इक्वल हो जाएगा, nt के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो हमने वही कंडीशन लगाई। तो इसको जो भी हमारे पास इक्वेशन आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो पुट द इक्वेशन नंबर 1, पुट द इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में nt की जगह n0, तो नेचुरल लॉग इज n0 इज इक्वल टू माइनस kt, t कितना 0, तो 0 प्लस c। तो यहाँ पे c की वैल्यू निकलेगी नेचुरल लॉग n0 इज इक्वल टू c। ठीक है? तो अब इसी इक्वेशंस को कहां पुट करेंगे आप, इक्वेशन c में पुट करेंगे, 1 में। पुट द इक्वेशन नंबर इन 1। तो इसको यहां पे कर लेते हैं भाई अब। ठीक है? तो दैट इज पुट द इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्या है इक्वेशन नंबर 1, नेचुरल लॉग इज nt इज इक्वल टू माइनस kt प्लस c। ठीक है? और c की वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग n0। तो पुट करेंगे आप नेचुरल लॉग nt इज इक्वल टू माइनस kt, t की वैल्यू तो t है, प्लस c की वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग इज n0। इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेचुरल लॉग ये है nt इज माइनस नेचुरल लॉग इज n0 इज इक्वल टू माइनस kt। क्लियर है? तो इसको आपको पता है कि log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन log n। तो नेचुरल लॉग इज nt डिवाइडेड बाय n0। ठीक है? तो इसको पूरा nt इसके फुट पे लगाओ भाई, दैट इज nt इज n0। क्लियर है? इज इक्वल टू माइनस
KT। जब आपका log उस तरफ जाएगा तो किसकी टर्म में चला जाएगा, पावर की टर्म में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास NT डिवाइडेड बाय N नॉट इज इक्वल टू E बेस टू KT। ठीक है, E बेस टू, अगर ये तो मैंने बेस E की फॉर्म में लिखा है, अगर मुझे बेस 10 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो 10 की पावर माइनस KT हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास, दैट इज बेस E पे। क्लियर है, अगर इसी को मुझे बेस 10 पे करना है तो आप भी इसको कर सकते हो। क्लियर है, तो यहां तक आ गया। तो इसको मुझे सॉल्व कर सकते हैं हम इस इक्वेशंस को दोबारा। तो यहां देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं कि NT अपॉन N नॉट इज इक्वल टू किसके आया हमारे पास, यह है माइनस E माइनस KT। क्लियर है, तो NT क्या हो जाएगा आपके पास, NT हो जाएगा N नॉट इज E माइनस KT। क्लियर है, तो इसको बेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो दैट इज N नॉट इज इक्वल टू 10 माइनस KT। क्लियर है, तो बेस की फॉर्म में भी लिख दिया। किसकी फॉर्म में आ गया, बेस 10 की फॉर्म में। क्लियर है, 10 को मैं कहां लेके आ गया, E की जगह बेस पे लेके आ गया है। ठीक है, तो आप इसको बेस की फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है सर, इतना आ गया है। अब आपको पता है कि परसेंटेज ऑफ रिमूवल क्या आया था आपके पास, परसेंटेज ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कितना आया था, N नॉट माइनस NT डिवाइडेड बाय N नॉट इंटू 100, यही था कुछ। यस सर, तो यहाँ पे N नॉट तो N नॉट है, माइनस NT N नॉट E माइनस KT। क्लियर है, डिवाइडेड बाय N नॉट इंटू 100, कुछ यही आ गया आपके पास। तो इसको आप और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू N नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस E माइनस KT अपॉन N नॉट इंटू 100। क्लियर, ये आ गया, N नॉट से N नॉट कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस E माइनस KT इंटू 100। क्लियर है, ये आ गया आपके पास परसेंटेज रिमूवल को, जिसको मैंने लिखा है N। परसेंटेज रिमूवल को क्या लिखते हैं हम, N लिखते हैं। ठीक है, दैट इज N। तो ये आ गया आपके पास N। क्लियर है, तो यहां से क्या आ गया आपके पास, परसेंटेज रिमूवल। अब इसी को मैं बेस 10 की फॉर्म में लिखना चाहूं तो E की जगह क्या कर दूंगा, मैं 10 लिख दूंगा। ठीक है, तो दैट इज 1 माइनस E इज 10 माइनस KT इंटू 100। क्लियर है, चाहे आप इसको याद रखो चाहे आप इसको याद रखो। क्लियर है, अब यहां पे सर K क्या है, K है आपके पास रेट कांस्टेंट, जो मैंने लिखा नहीं है अभी, शायद ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहां पे इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, देखो आपने क्या किया, एक बार फिर से समझिएगा। ये आपने देखा है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं किया, आपने डिफरेंशिएट कर दिया है, डिफरेंशिएट करके बाउंड्री कंडीशन लगा ली है, C की वैल्यू आ गई, पुट करके देखा तो पुट करके आपके पास फाइनल क्या आया है, नेचुरल लॉग NT अपॉन N नॉट इज इक्वल टू माइनस KT आया। ठीक है, नेचुरल लॉग उधर जाएगा तो बेस E में चला जाएगा, तो E की पावर माइनस KT बेस E की फॉर्म में निकला। तब आपने इसको दोबारा से सॉल्व करना चाहा तो यहाँ पे NT की वैल्यू क्या आई, N नॉट माइनस E KT, या बेस 10 की फॉर्म में लिखा तो E की जगह क्या पुट कर दिया, 10 पुट कर दिया। क्लियर है, इसी तरह से हमने परसेंटेज रिमूवल निकाला तो क्या निकलेगा, N नॉट माइनस NT डिवाइडेड बाय N नॉट। ठीक है, तो N नॉट क्या है आपके पास, N नॉट आपके पास क्वेश्चन में है, N नॉट की N नॉट माइनस N नॉट NT की वैल्यू है वो पुट कर दी। पुट करने के बाद जो भी आपके पास फाइनल आया है, फाइनल क्या आया है, 1 माइनस 10 की पावर माइनस KT इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज ऑफ N, दिस इज द परसेंटेज ऑफ N। तो ये निकल के आ गया आपके पास परसेंटेज ऑफ N, इसको आप परसेंटेज ऑफ N बोलो। ठीक है, परसेंटेज ऑफ N। क्लियर है, अब यहाँ पे सर K क्या है, अब आपको सारा पता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे K क्या है आपके पास, रेट कांस्टेंट, K इज रेट कांस्टेंट है। और जो रेट कांस्टेंट है किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है आपका किस किस पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीशीज पे डिपेंड करता है। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, डिसइंफेक्टेंट नेचर पे डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, डिसइंफेक्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है आपके पास, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर है, ये डिसइंफेक्टेंट है, क्लियर कीजिएगा इसको, दैट इज डिसइंफेक्टेंट। तो आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाटसन लॉ की। वाटसन लॉ क्या है आपके पास, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इसको लिख लेते हैं कि इट इज द
प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन की जगह आप चाहो तो कुछ डिसइंफेक्टेंट भी बोल सकते हैं। क्लोरीनेशन एंड कॉन्टैक्ट टाइम is constant for same degree of disinfection। क्लियर है? दिस इज द वाटसन्स लॉ। तो कई सारे लोगों को यह चीज समझ ही नहीं आई होगी कि क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी इसको कर लेते हैं पूरा। तो इन्होंने एक लॉ दिया, दैट इज वाटसन लॉ, c की पावर n इज इक्वल टू टी सी इज इक्वल टू के। के क्या है आपके पास? कांस्टेंट फॉर सेम डिग्री ऑफ डिसइंफेक्शन है। क्लियर है? अब मैं यहां पे सारा लिखना चाहूंगा कि सर c क्या है हमारे पास? c है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट एट ए टाइम t0। जब आपके पास टाइम क्या था? t0 था, यानी कि इनिशियल स्टेज थी। क्लियर है? उस तरह से tc क्या है हमारे पास? टाइम ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, tc क्या है? टाइम ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और ये कौन सा टाइम है? वो टाइम है जिस टाइम में आपके बैक्टीरिया किल हो रहे होंगे। क्लियर है? तो ये भी लिख सकते हैं, required to kill a given percentage of the microbes लिखो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखो, माइक्रोब्स लिख दिया मैंने। क्लियर है? सर यहां पे K और N क्या है? K एंड N ये आपके पास एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है आपके पास? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं। क्लियर है? अब हम यहां पे बात करते हैं सबसे पहले किसकी? सारे हो गए हमारे, टीसी भी हो गया, टीसी इज द टाइम ऑफ कांटेक्ट रिक्वायर्ड। अब थोड़ा सा जो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि आपके पास C1 टाइम का कंसंट्रेशन दे दिया जाएगा और TC भी दे दिया जाएगा और टाइम ऑफ कांटेक्ट भी दिया जाएगा, और दूसरे का भी दे दिया जाएगा कि आपके पास टाइम ऑफ कांटेक्ट दे दिया जाएगा तो आपको C2 निकालना है। तो क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज C1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू T2, T1 टाइम। क्लियर है? तो आप ये भी कर सकते हैं। और T क्या है हमारे पास? टाइम है। क्लियर है? अगर आपके पास डिस्चार्ज के फॉर्म में दे दिया जाएगा तो आप कैसे निकालोगे इसको? तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि डिस्चार्ज क्या होता है आपके पास? वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका? तो आप इजीली वहां से भी इस रिलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहां पे आपको ज्यादा बेटर समझ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये भी आ गया है। अब सर ये आता है कि सर n क्या है यहाँ पे? n है आपके पास डाइल्यूशन कॉफिशिएंट या डाइल्यूशन कांस्टेंट। तो n है हमारे पास, दैट इज n स्मॉल n है भाई, कैपिटल N नहीं है, स्मॉल n है आपके पास डाइल्यूशन कांस्टेंट। डाइल्यूशन कॉफिशिएंट भी कहो या इसको डाइल्यूशन कांस्टेंट बोल सकते हैं आप। क्लियर है? अभी तक तो यहां से सिर्फ न्यूमेरिकल बना है, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन सकता है। क्या बन सकता है? अब वो ध्यान दीजिएगा। वो बन सकता है कि सर ये जो K और N है ये किस पे डिपेंड करते हैं? तो देखिएगा, जो आपका पहले मैं N लिखता हूं, जो आपका N है ये किस पे डिपेंड करता है? N डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ डिसइंफेक्टेंट, कि आपका जो भी वहां पे आपने डिसइंफेक्टेंट डाला है उसका नेचर क्या है। N डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा कि n इज मोर देन 1, अगर n 1 से बड़ा है तो उस कंडीशन में क्या होगा? दिस डिसइंफेक्टेंट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन पे। किसकी कंसंट्रेशन पे? डिसइंफेक्टेंट की
कंसंट्रेशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट। क्लियर है। नेक्स्ट कि सर जब हमारे पास n इज लेस देन 1 होगा तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा भाई। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सर K है, K क्या है आपके पास? फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन कांस्टेंट। तो इसको लिख देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट। ठीक है, इसका ये आपके पास अगर न्यूमेरिकल आएगा तो K की वैल्यू आपको हमेशा गिवन ही होगी। क्लियर है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। सर जो K होगा ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके पास टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। K इज, इसको लिख लेते हैं, K इज डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है भाई? डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एमओ लिखता हूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर पे, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्लियर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है आपके जैसे पीएच हो सकता है एंड टेम्परेचर हो सकता है। क्लियर है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, तो इस तरह से आपका वाटसन लॉ कंप्लीटेड हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से इन दोनों लॉ ने, कि इन दोनों लॉ में हमें क्या देखने को मिलता है। एक तरफ आपके पास चिक्स लॉ है, चिक्स लॉ है, और दूसरी तरफ आपके पास वाटसन लॉ है, वाटसन्स लॉ है। ठीक है, तो पहले हम चिक्स लॉ की बात करते थे, वाटसन लॉ की बात। तो चिक्स लॉ क्या होता था आपके पास? NT इज इक्वल टू N0 इज इक्वल टू E माइनस KT, कुछ यही था आपके पास। और वाटसन लॉ क्या था आपके पास? C इज N इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू K। क्लियर है, ये था आपके पास। TC मींस टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है, इसको थोड़ा सा अब यहां पे मैंने देखेगा जो n है आपके पास, इसकी जनरली वैल्यू 1 रखते हैं। क्लियर है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी दी गई है तब भी आपने n की वैल्यू कितनी रखनी है? 1 ही रखनी है। n इज इक्वल टू 1 रखना है सर। ठीक है, किसी भी केस में तो हम लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को भी हम कैसे लिख सकते थे? CTC इज इक्वल टू K लिख सकते थे। क्लियर है, क्योंकि जनरली आपके पास जनरली जो n होता है इज इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपके पास एक कंडीशंस बता दी कि कभी कभी वो गेट में ये कंडीशंस भी पूछ लेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर है, अब देखिएगा तो यहां से आपके पास क्या दिख रहा है? n नोट क्या है आपके पास? इनिशियली नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। nt क्या है आपके पास? रिमेनिंग, कि कितने बचे हुए थे। ठीक है, आपके कितने मर चुके हैं, कितने आपके रिमेनिंग है। ठीक है, दैट इज nt, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर टी टाइम। क्लियर है, तो इसने क्या बोला? इसने ये कहा भाई, देखिएगा यहां से हमें एक रिलेशंस मिलता है कि चिक्स लॉ ने क्या था कि जो आपके पास बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन है, बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन है, उसने ये कहा वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है। टाइम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो आप ये देख भी रहे थे, जब मैंने आपके पास एक डायग्राम यहां पे शो किया था तो मैंने आपको ये डायग्राम में भी बताया था कि क्या हो रही है सर, ये कंसंट्रेशन कुछ डिक्रीज हो रही होगी, कुछ इस तरह से आपकी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास टेम्परेचर था, सॉरी टाइम था, और यहां पे आपके y एक्सिस पे क्या था? यहां पे आपका दैट इज BOD कंसंट्रेशन, यहां पे आपका ऑर्गेनिक या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन थी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपके साथ क्या हो रहा था? जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा था, इनिशियली स्टेज में वहां पे आपके पास कंसंट्रेशन थी N0। ठीक है, जब हमने T टाइम पे देखा तो T टाइम पे कंसंट्रेशन क्या थी? N0 इनिशियली कंसंट्रेशन थी जब T इज इक्वल टू 0 था। हमने किस टाइम पे देखी सर? T1 टाइम पे देखी, तो कंसंट्रेशन आपकी NT टाइम्स होगी। क्लियर है, तो ये आपको ग्राफ कब बन रहा होगा? ये डिसइंफेक्टेंट रेट का है। किसका है? डिसइंफेक्टेंट रेट। डिसइंफेक्टेंट मींस आपने वहां पे बैक्टीरिया को किल करने के लिए कोई ना कोई केमिकल
ऐड किया होगा? जैसे हमने क्लोरीन ऐड किया, तो जैसे ही आपने क्लोरीन ऐड किया तो क्लोरीन के ऐड हो जाने से बैक्टीरिया तो किल हुए, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं यार टाइम के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या हुई होगी? कम हुई होगी। तो यहां पे चिक्स ने सिर्फ इतनी बात बोली कि बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब घट रहे हैं या मर रहे होंगे। बट यहां पे वाटसन लॉ ने ये कहा कि भाई ये बात भी सही है कि जो बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन होगी, बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कंसंट्रेशन होगी वो टाइम के साथ क्या होगी कंसंट्रेशन वो टाइम के साथ आपके पास डिक्रीज हो रही होगी। बिल्कुल सही है, बट परंतु उसने ये भी कहा कि जो आपका वहां पे डिसइंफेक्टेंट डाला है वो भी कहीं ना कहीं तो कम हो रहा होगा, क्योंकि मान लेते हैं आपने 24 डेज पहले ही क्लोरीन ऐड कर दिया अपने वाटर्स में, तो आप 24 बाद देखोगे तो क्या वही क्लोरीन प्रेजेंट रहेगा? नहीं। तो ये बात किसने कही? आपके वाटसन लॉ ने, कि डिसइंफेक्टेंट जो होगा आपके पास, डिसइंफेक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी क्या करेगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये बात किसने कही थी? आपके चिक्स लॉ ने कही थी, और ये बात किसने कही थी? आपके वाटसन लॉ ने कही थी। क्लियर है? दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस लॉज। दोनों लॉ के यही फाइनल है कंक्लूजन, और शायद इसको बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते, पूरी चीजें थे उनको रटते हैं, याद नहीं रखते हैं इसको, और ऐसी ऐसी टर्में होती है जो आपके पीएसयू या गेट प्लस ईएससी के इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है। क्लियर है? क्योंकि पूछने वाले को पता होता है, क्योंकि भाई स्टूडेंट को क्या मालूम नहीं है, तो मुझे भी पता है कि आपको कौन सी चीज मालूम नहीं, आपको नहीं पता है चिक्स लॉ आपने रटा हुआ है, बट ये नहीं पता है कि चिक्स लॉ बता क्या रहा है, वाटसन लॉ क्या बोल रहा है। तो चिक्स लॉ बोल रहा था कि बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, बट वाटसन लॉ ने क्या कहा कि ये बात सही है, उसने इस बात को सही ठहराया, बट उसने एक बात ये भी ऐड की कि जब सर आपके बैक्टीरिया किल हो रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास डिसइंफेक्टेंट भी क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। क्लियर है? दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ बोथ लॉज। क्लियर है? अब इससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, टू किल ए 97% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ए रॉ वाटर, कि आपका क्या बोला गया है कि 97% ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रॉ वाटर, कि 97% किल कर दिए गए। ठीक है? द व्हाट वॉल्यूम ऑफ डिसइंफेक्टेंट until will be required for a discharge of 1.5 mld, और k की वैल्यू दे दी आपके पास 0.148। तो यहां पे सिंपल सा है कि 97% क्या हो गए? किल हो गए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सॉल्यूशन स्टार्ट मतलब ये किल वाला बैक्टीरिया के किलिंग वाला है, तो यहां पे आपको क्या निकालना है? यहां पे निकालना है वॉल्यूम निकालना है। तो जब वॉल्यूम निकालना है तो अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ लगाऊंगा मैं? चिक्स लॉ। तो दैट इज चिक्स लॉ। चिक्स लॉ क्या बोलता है आपके पास? चिक्स लॉ बोलता है दैट इज एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इज इक्वल टू ई माइनस के टी। क्लियर है? क्योंकि आपके पास के भी दिया हुआ क्वेश्चन में 0.148, टी भी दिया, तो यहां पे क्या बोल रहा है सर कि 97% ऑफ किलिंग, कि जब आपके पास 97% किलिंग हो गए हैं तो आपके पास रिमेनिंग कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, यानी कि 3। तो मैंने आपको ये जो रिमेनिंग होंगे ये कौन से थे? तो मैंने बताया आपके पास एन नॉट क्या है? नंबर ऑफ इनिशियल ऑर्गेनिज्म, इनिशियल ऑर्गेनिज्म, यही बताए थे हम। यस सर। और सर एन टी क्या है आपके पास? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम। तो आफ्टर टी टाइम का मतलब क्या है? रिमेनिंग। तो यहां पे टी क्या हुआ? जो रिमेनिंग रहे होंगे आपके 97 तो किल हो गए, आफ्टर टी टाइम भी कितना रहे आपके पास? 3 रहे हैं, तो यहां पे ये क्या होगा आपके पास? दैट इज एन टी हो गया। क्लियर है? तो एन नोट क्या होंगे? टोटल। जब यहां पे 97% किल हो गए हैं, 3 आपके पास रिमेनिंग एट ए टाइम टी रह गए हैं, तो टोटल कितना हुआ है? 97 और 3 100। तो इनिशियली कितने होंगे आपके पास? 100 होंगे। तो इसको अगर मैं यहां पे आपके पास डायग्राम में दिखाना चाहूं तो इसको डायग्राम में हम ऐसे दिखेंगे। ठीक है? दैट इज टाइम, यहां पे आपके पास टाइम है, यहां पे आपके पास ऑर्गेनिज्म है। ठीक है? तो
फर्स्ट इनिशियल स्टेज थी तो इनिशियल स्टेज, बट उसने बोला 97% किल हो गए, तो रिमेनिंग कितने रहे होंगे आपके पास? 3 रहे होंगे, तो दैट इज यहाँ पे एंटी क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ग्राफ बन रहा होगा। तो एन नोट कितने होंगे आपके पास? टोटल 100। तो आप स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आपने ये 100 कैसे ले लिए? अरे भाई जब 97% किल हो गए तो बचे कितने आपके? 3% रिमेनिंग रहे, तो एंटी इज रिमेनिंग 3। ठीक है, तो यहां पे पुट कर लेंगे आप, तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस के टी। तो एन टी कितना है आपके पास? 3 है, तो दैट इज 3 इंटू एन नॉट। एन नॉट की अब टोटल कितने हैं? एन नॉट मतलब इनिशियली, तो इनिशियली कितने हो सकते हैं? 100, क्योंकि 97% किल हो गए, 3 बचे, टोटल कितना हो गया? 100। तो एन नॉट इज 100, तो ई इज माइनस के की वैल्यू कितनी है आपके पास? के है इज इक्वल टू 0.148। ठीक है, और डिस्चार्ज कितना दिया है आपके पास? डिस्चार्ज दिया है 1.5 mld। क्लियर है, तो यहां पे इसको पुट करेंगे 0.148 इंटू टी। क्लियर है, टी आ गया आपके पास, तो यहां पे क्या करेगा? 100 नीचे आएगा तो ये कितना रहेगा? 3/100 कितना हो गया? 0.03 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 0.148 इंटू टी। क्लियर है, आपके पास ये आ गया है। अब आप क्या कर लो, यहाँ पे दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं? लोग, नेचुरल लोग ले लेते हैं। तो बेस लोग ई ले लिया है हमने, लॉग ई इज इक्वल टू 0.03। जो भी पावर में होगा वो लॉग में क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो माइनस 0.148 इंटू टी का टी रहेगा इंटू लॉग बेस ई इंटू ई। क्लियर है, क्योंकि ई है आपके पास। क्लियर है, अब आपको पता होना चाहिए कि log बेस ई क्या होगा आपके पास। तो log बेस ई आपके पास 1 रहता है, चाहे आपके पास log बेस 7 इंटू 7 होगा तो भी आपके पास 7 होगा, कुछ भी टर्म्स दे दी जाएगी। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपके पास log बेस ई इंटू log ई आपके पास क्या होगा? 1 होगा, चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो, किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा आपके पास। क्लियर है, तो यहाँ पे log ई 0.3, log e is 0.03 is equal to minus 0.148 is t into log base e is equal to 1। क्लियर है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया यहाँ पे log base e को, अब हम क्या करेंगे? log base e is 0.03 is equal to किसके? 0.148 माइनस का है तो आपको क्या निकल जाएगा? टाइम निकल जाएगा। क्लियर है, तो हम यहां से टाइम निकाल देंगे, तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास? दैट इज 23.7 मिनट आ जाएगा। क्लियर है, तो आप सभी को पता है कि डिस्चार्ज क्या होता है आपके पास? वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। तो आपको क्या चाहिए? क्वेश्चंस में निकालने को क्या बोला है आपके? वॉल्यूम ही तो बोला है, तो वॉल्यूम निकाल देंगे हम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास? इज वॉल्यूम इज इक्वल टू डिस्चार्ज इंटू टाइम। क्लियर है, डिस्चार्ज कितना है आपका? 1.5 mld। तो 1.5 mld को मैं लिख सकता हूं 10 डेज की पावर 6 लीटर पर डे को लिख सकता हूं। भाई मैंने बताया था 1.5 mld इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 डेज की पावर 6, क्योंकि एक mld किसके? 10 की पावर 6 लीटर्स पर डे। क्लियर है, तो ये कर दिया मैंने, इंटू टाइम कितना है? 23.7। तो ये तो भाई आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो गई, क्योंकि आपके पास तो पता है कि सर वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए, तो मीटर क्यूब में पहले तो आपके पास लीटर है, यहाँ पे मिनट है, तो बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। तो देखिएगा, अब आप क्या करो, यहाँ पे 1.5 इंटू 10 डेज की पावर 6 लीटर है, बिल्कुल है, लीटर की अब डे है, डे को किस में कन्वर्ट करो? हार्स के अंदर, तो 24 हार हो गए। हार्स को किस में करो? मिनट में करो, तो 24 मिनट आ गए, सॉरी 60 मिनट आ गए, तो मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। क्लियर है, इनटू 23.7 मिनट। तो यहां से क्या हो गया? मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, तो अब ये आपका आंसर किस में आया? लीटर्स में आया। तो लीटर को किस में कन्वर्ट करो? मीटर में कन्वर्ट करो। तो क्या करो? मल्टीप्लाई बाय, या तो मल्टीप्लाई बाय करो 10 डेज की पावर -3, या डिवाइडेड बाय 10 डेज पावर 3 कर दो। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 10 डेज की पावर -3, तो आपके पास किस में आ जाएगा? दैट इज मीटर क्यूब में आ जाएगा। क्लियर है, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये दैट इज 24.68 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। दिस इज द फाइनल आंसर।
कुछ नहीं किया आपने, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था कि 97% किल हो गया तो रिमेनिंग कितना रहा 3%, यानी कि एनटी कितना रहा 3%। एन नॉट मतलब नंबर ऑफ इनिशियली, तो इनिशियली में तो ऑब्वियसली बात है जितना किल हुआ होगा और जितना रिमेनिंग रहा होगा उसका टोटल होगा, तो कितना होगा 100% होगा, सॉरी 100 ही होगा। क्लियर है, 100% बोल रहा हूं 100 होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस पे लगाया तो मेरे पास 0.03 इज इक्वल टू ये 100 नीचे आएगा तो 0.03 इंटू ई की पावर माइनस 0.14 इंटू टी, तो इसको मैंने लॉग की टर्म में ले गया तो लॉग ई 0.03 जो भी पावर में होता है वो नीचे कूद के नीचे आ जाता है, तो बन जाता है माइनस 0.148 टी इंटू लॉग ई बेस ई। क्लियर है, तो आपने क्या किया कि log e बेस e क्या होता है, हमेशा आपके पास 1 होता है, तो log e बेस e आपके पास 1 रहेगा। कोई भी टर्म आ जाती है यहाँ पे log e log 7 log बेस 7 7e, तो भी क्या होता है आपके पास 7 ही होता है। क्लियर है, सॉरी 1 ही होगा, कोई भी आपके पास दे दी जाएगी 1 ही रखना आपने। तो log e बेस 0.03 को किया आपने तो यहां से t निकल गया, t कितना आया है 23.7 मिनट आ गया। ठीक है, उसी तरह से हमने डिस्चार्ज को निकाला है, डिस्चार्ज हो गया वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो आपके पास ये आ गया। बट यहाँ पे थोड़ा सा यह है कि सर आपके पास जो डिस्चार्ज था वो लीटर पर डे था, लीटर पर डे से आपने किस में कन्वर्ट करने की कोशिश की, उसको मीटर क्यूब पर मिनट में कोशिश की है, तो आपने बनाया उसको मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, ये बन गया 10 रेज़ की पावर -3 से किया तो मीटर क्यूब बन गया, मिनट बनाया तो 24 इंटू 60 मिनट बन गया। ठीक है, 23.7 मिनट आपके पास ऑलरेडी था, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, मीटर क्यूब में आ गया, तो वॉल्यूम क्या आ गया 24.68 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, फॉर 100% किलिंग ऑफ बैक्टीरिया 20 मिलीग्राम ऑफ क्लोरीन, कि आपके पास 100% बैक्टीरिया किल हो जा रहे हैं। 100% बैक्टीरिया आपके कब किल हो जा रहे हैं, देखिएगा 100% बैक्टीरिया आपके किल हो रहे हैं कब, जब आपने क्या ऐड किया है 20 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ क्लोरीन ऐड किया है रिक्वायर्ड, और उस समय जो इसका टाइम पीरियड था यानी कि टीसी कॉन्टैक्ट टाइम कितना था 4 मिनट था। क्लियर है, तो नेक्स्ट पूछा है कि व्हाट डोज ऑफ क्लोरीन, यहां पे व्हाट डोज ऑफ क्लोरीन क्या होगा जब आपके 100% बैक्टीरिया किलिंग हो जाएंगे, 100% बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। क्लियर है, और कॉन्टैक्ट टाइम आपका कितना रहेगा, टीसी इज इक्वल टू 12 मिनट रहेगा। कुछ इसी तरह से है, ये तो यार बेसिक एक एप्टी वाले स्टूडेंट होगा उसको ये क्वेश्चन भी कर लेगा इजीली, बट यहां पे हम क्या लगाएंगे अकॉर्डिंग टू वाटसन्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू वाटसन, तो वाटसन क्या बोलते हैं आपके पास वो देखिएगा, तो वाटसन लॉ बोलता है इज इक्वल टू CN/TC इज इक्वल टू K। क्लियर है, बट एन यहाँ पे 1 रखना है तो C1/TC इज इक्वल टू 1। आपके पास यहाँ पे इसको लिखना तो मैं इसको लिख सकता था C1T1TC1 इज इक्वल टू C2TC2। क्लियर है, तो अब पुट कीजिएगा, C1 कितना है मेरे पास, C1 मतलब कितनी कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन है, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन 20 मिलीग्राम, टाइम कितना है 4 मिनट है, इज इक्वल टू C2 आपको निकालना है, टाइम 2 कितना है 12 मिनट है, तो क्या यहां से C2 निकाल देंगे, यस सर, 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 12 दैट इज 3 तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज 6.67 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो किसकी कंसेंट्रेशन आ गई आपके पास, C2 की कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन कितना रहेगा 6.67 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी आपके पास बन सकता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चंस है। क्लियर है, तो इस तरह से हमारा चिक्स लॉ वाटसन लॉ कंप्लीट हुआ, यानी कि डिसइंफेक्टेंट रेट हमने पूरी तरह से स्टडी कर लिया है गाइस। ठीक है, तो दिस इज द डिसइंफेक्टेंट का ये लास्ट पार्ट था जो हमने यहाँ पे कवर किया है गाइस।